नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल समाधान 360 डिग्री में। आज फिर मैं आपसे जैविक खेती की बातें करने आया हूँ। जैविक खेती की बात इसलिए भी ज़रूरी है, समय के मांग को देखते हुए हम देख रहे हैं जैविक खेती कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है। लगातार रासायनिक खाद और दवाओं के इस्तेमाल के बाद हमारी लागत खर्च बढ़ रहा है और उत्पादन प्रतिवर्ष कम हो रहा है। किसान भाइयों, ये हमें समझना होगा कि आने वाला समय खेती किसानी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अगर हम अभी नहीं संभले तो हमारे लिए खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। उससे सबसे ज़्यादा परेशानी खेती किसानी को आने वाली है, किसान को आने वाली है। उसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एक देश में क्या हो रहा है, किस तरह से लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं। हमारे देश में लाखों लोग जैविक खेती की तरफ मुड़ गए हैं और आज ये समय है कि हम भी जल्दी से जल्दी जैविक खेती को अपनाएं। 1, 2 या 4 बीघा से प्रारंभ करें, उसके बाद धीरे धीरे जैविक खेती का रकबे को बढ़ाएं और जैविक खेती में जो बताई जा रही खाद, जैविक दवाइयाँ एवं जैविक खाद को अपनाएं और अपनी लागत खर्च कम करें। उत्पादन बढ़ाकर बहुत ज़्यादा खर्च करके किसान को आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। पिछले 50 से 60 सालों से हम लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिवर्ष हमारा लागत खर्च बढ़ रहा है एवं उत्पादन कम होता जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। आप इसको देखें और समझने की कोशिश करें किस तरह से लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं। आप अपने हिसाब से ये वीडियो किस प्रदेश का है, किस किसान का है, वो मायने नहीं रखता। आप सिर्फ अपने लिए आप जो वीडियो में बताई जा रही चीज़ों को अपनाएंगे तो आप अपने उत्पादन लागत में भारी कमी करेंगे और अपने उत्पादन को स्थिर करेंगे। तो देखिए ये वीडियो और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। द्वारा एकल और सामूहिक रूप से जैविक खेती की जा रही है। इस दिशा में पंजाब के जालंधर जिले के नूर महल स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा देसी गाय आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है, जो कि हितकारी है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक श्री आशुतोष महाराज जी ने कृषि को मॉडल बनाने के लिए हमें दिशा निर्देश दिए, प्रेरणा दी और उसी के चलते हितकारी खेती नाम से हम कृषि उत्पाद कर रहे हैं। और सबसे पहले जो चरण है वो ये था कि कृषि को गो आधारित बनाया जाए। संस्थान की कामधेनु गौशाला से हमने कृषि को गो आधारित किया है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर और बैल आधारित खेती भी हम कर रहे हैं, जिससे उत्पादक क्षमता बढ़ी है और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी है। संस्थान में देसी नस्ल की गाय, जिनमें साहिवाल के अलावा गिर, थारपारकर, कांकरेज आदि नस्ल की गायों को बड़ी संख्या में पाला पोसा जा रहा है। इनसे प्राप्त मल मूत्र को परंपरागत तरीके से खेती बाड़ी में प्रयोग में लाया जा रहा है। इस विषय पर संस्थान के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ लखविंदर सिंह विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जो गौ गोबर करती है तो उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रो होते हैं, वो हम इसको खेतों में कैसे डालते हैं, एक कल्चर बना के, जामुन बना के, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब जैसे ये देख रहे हो सामने ये गुड़ पड़ा है, ये बेसन है और ये मिट्टी है, जीवाणु मिट्टी बोलते हैं इसको, हमने पीपल के नीचे से ली है। ये गोबर है गौ का, ताजा गोबर है।
इसमें हम कैसे करते हैं, 10 किलो गौ का गोबर लेते हैं ताज़ा, 1 या 2 दिन पुराना, उसमें 2 किलो गुड़ डालते हैं, 2 किलो बेसन डालते हैं और 7 किलो गौमूत्र डालते हैं और उसमें ये मिट्टी डाल देते हैं, 1 मुट्ठी मिट्टी डाल देते हैं हम ऐसे करके। तो इससे जो तैयार होता है, जो कल्चर तैयार होता है, जो जिसमें सूक्ष्म जीवाणु, इसके जो गोबर है, ये गऊ का गोबर है, ये देखिए इसमें 1 ग्राम गोबर में 300 से लेके 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, ये माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी है उसी से दिखाई देंगे हमें। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये तैयार करते हैं। जब इस 1 ड्रम में इसको डाल दिया जाता है तो इसको बनाने के लिए एक तापमान चाहिए, 25 से 30 डिग्री तापमान में ये तैयार होता है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो इसको छांव में रखना पड़ता है, अगर ज़्यादा ठंड है तो इसको थोड़ा धूप में रखना पड़ता है। जैसे हम घर में दही जमाते हैं, इसका वही प्रोसीजर इसका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं हम इसको। ये 10 किलो गोबर इसमें अभी डाल दिया इसने भाई ने। अब इसमें ये 7 किलो गौमूत्र है, ये देखिए ये देसी गऊ का मूत्र है, ये गौमूत्र ये देसी गऊ का है। तो ये अब इसमें गौमूत्र डाल देगा। ये गौमूत्र भी देसी गऊ का ही होना चाहिए, HF जर्सी का बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर थोड़ी बहुत मात्रा में चलाना है तो भैंस का थोड़ा बहुत, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो ये देसी गऊ का ही। और ये जो आप गुड़ देख रहे हो, गुड़ की जगह हम ये जो गन्ने का रस भी डाल सकते हैं। इसमें हम जो पपीता ज़्यादा पका हुआ है वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दो। ये मिट्टी है, इसमें बहुत जो मिट्टी वहाँ से लेनी है, जैसे किसी पीपल के नीचे से मिट्टी हो या किसी मेड के मिट्टी हो जिसमें सूक्ष्म जीवाणु ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड या कोई केमिकल ना डाला हो, उसमें सूक्ष्म जीवाणु बचे होते हैं, क्योंकि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अब बीच में मिट्टी को बीच में डाल देंगे हम। अब इसमें पानी डालेंगे हम, 100 लीटर पानी डाल देंगे। ये देखिए अब इसमें 100 लीटर पानी डाल दिया। 100 लीटर पानी डाल के इसको ऐसे करके घुमा देना है। ये इसको सुबह और शाम, जैसे एक घड़ी की सुई घूमती है जिस तरफ, उस तरफ इसको सुबह और शाम 2 दफा घुमाना है। 36 घंटे के बाद इसमें एक किण्विक क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे अपने आप इसमें से एक बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे, तो समझ लेना कि ये तैयार हो गया। फिर इसको क्या करते हैं हम, इसको पूरा ड्रम पानी का भर के और खेतों में ये जो लीवर लगा हुआ है नीचे, इसको खोल देते हैं और उधर से पानी खेतों में बह रहा होता है, तो बीच में खेतों में ये चला जाता है। तो इससे ही ये जितने भी इसमें सूक्ष्म जीवाणु हैं सारे के सारे खेतों में चले जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, इसमें ऐसे ऐसे प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु हैं, जिस एसिटोबैक्टर, अजिटोबैक्टर, बेसिलस, कई तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हवा में से नाइट्रोजन लेके पौधों को देते हैं। और फास्फोर और पोटास जो खेतों में पड़ी है, जो पौधे सीधे ले नहीं सकते, जैसे हम किसी को पका के चीज देते हैं, ऐसे ही ये भोजन को पका के जो इसमें सूक्ष्म जीवाणु हैं वो फास्फोरस और पोटास को पका के जिस स्थिति में पौधे को जरूरत है घुलनशील बना के उसकी जड़ों को देते हैं। जैविक खेती में देसी केचुए का अमूल्य योगदान होता है। देसी केचुआ मिट्टी के स्वास्थ्य को न केवल बनाए रखने में सहायक होता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को और इसके नमी को भी अद्भुत तरीके से बढ़ाता है। इससे खेतों में जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो तो बढ़ते ही हैं, साथ में ये जो केचुए हैं ये बहुत मात्रा में आ जाते हैं अपने आप। तो वो खेती को उपजाऊ बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो खेतों में शुरू हो जाते हैं तो अपने आप मल्टीप्लाई अरबों खरबों की मात्रा में बढ़ते रहते हैं और खेत को उपजाऊ बनाते रहते हैं। ये क्या है कि 1 एकड़ में 1 फीट में 1 स्क्वायर फीट में अच्छे खेत में 4 केचुए होते हैं और 1 एकड़ में ये इनकी गिनती 40,000 से 1 लाख तक हो जाती है। और मान लीजिए इन 10% भी सक्रिय हैं, काम करते हैं, बाकी सुस्त पड़े हैं, कोई बीमार है, 10% भी सक्रिय हैं, तो 1 घंटे में 30 किलो मिट्टी खा के बाहर निकाल देते हैं, जो किसान के लिए बहुत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास युक्त होती है और खेतों को खाद मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें जहाँ भी आपको ये केचुए मिलेंगे, देसी जो मिलेंगे या थूम मिलेंगे, वो मिट्टी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। नंबर 2,
जहाँ पे वो ये जानवर होते हैं, पक्षी ज़्यादा होते हैं, वो जमीन जो मिट्टी है वो बहुत हेल्थफुल है। जिस रास्ते से ये नीचे जाता है उस रास्ते से ये ऊपर नहीं आता, ये दूसरा सुराख निकालता है, क्योंकि इसने मिट्टी खानी होती है। तो अगर उस रास्ते से आएगा तो भूखा रहेगा, तो जो सुराख ये निकालता है दूसरी आने के लिए और सुराख निकालता है ये। तो एक तो इसका एक बड़ा रोल ये है कि जो मिट्टी खाता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। दूसरा ये है कि जो पानी है जमीन धरती के नीचे अपने आप रिचार्ज होता रहता है, वेस्टेज नहीं होता। जो आज सबसे बड़ी पानी की समस्या है कि बोरिंग से पानी हम निकाल तो रहे हैं, रिचार्ज नहीं हो रहा। एक जमीन में लेयर बन गई है 1.5 फीट नीचे, जो पानी को नीचे जाने ही नहीं देती, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड डाल के ये सब केचुए खत्म हो गए हैं हमारे। तो इनके मरने की वजह से, इनके खत्म होने की वजह से वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा। एक तो हमारा ये तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग। संस्थान के द्वारा गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन को और बढ़ाने के लिए कई नए तरीके और साथ ही नई प्रणालियों को अपनाया जा रहा है। यहाँ पे 70% पानी का हमने बचत की है। तो हम पानी को जैसे लोग फ्लडिंग के हिसाब से देते हैं वैसे नहीं देते, हम सिर्फ जड़ों को पानी देते हैं। और मेरा एक ऐसा तजर्बा है, एक मिशन का ऐसा तजर्बा है कि पानी, जड़ों को पानी नहीं चाहिए, जड़ों को नमी चाहिए। 50% हवा और 50% नमी चाहिए। इसी से हम बना के 5-5-7 दूर से पानी देते हैं। हमारा प्रैक्टिकल तजर्बा है, हमारा एक हमने यहाँ ट्रायल किया कि जड़ों को जितनी दूर से पानी देंगे जड़ें उतनी ही दूरी पर पानी लेने जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। और जितनी जड़ें लंबी होंगी उतना ही पौधे का तना मोटा होगा। जितना पौधे का तना मोटा होगा उतना ही उसमें भोजन संग्रह करेगा और उसको फल भी बड़ा लगेगा। और इससे एक तो पानी की बचत हो गई, एक दूसरा आपका जो वेस्टेज है, जैसे नाइट्रोजन की वेस्टेज है, तो ये भी बचत होती है। जब हम पानी फ्लडिंग से देते हैं तो उसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं को हवा की जरूरत होती है, तो वो सांस ले नहीं पाते और उनका विकास रुक जाता है और पौधे का विकास भी साथ में रुक जाता है। तो उससे उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, पोटास डालते हैं। आज भी हमारे पंजाब की यही हालत हुई पड़ी है कि किसान को थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत है और इसमें से हमें आधे से ज़्यादा फर्टिलाइजर की बचत कर सकते हैं, हम पानी की कमी कर दें। और आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जो पानी की समस्या है, उसका भी हल हो सकता है। जैविक खेती में कीट प्रबंधन का भी एक आवश्यक और विशेष भूमिका होती है। ये जो आप ट्रैप देख रहे हैं, ये भी एक कीट प्रबंधन का हिस्सा है। इसमें एक कैप्सूल लगाया जाता है और इसमें जैसे कि एक सुनहरी मक्खी है, करेले में एक सुनहरी मक्खी आती है, वो करेले में जैसे ही डंक लगाती है और वायरस छोड़ देती है, उसमें सुंडी बन जाती है। आप देखते होंगे करेले को बीच में से कई दफ़ा सुंडी उकाना होता है बीच में से। तो ये जो सुनहरी मक्खी है, ये इसमें एक कैप्सूल है, इसकी ओर आकर्षित होती है अपने आप, इसमें से गंध निकलती है कैप्सूल में से। इसमें मादा मक्खी नहीं आएगी, इसमें जितनी आएगी नर ही आएगी। तो वो मादा को ऐसे इसमें गंध फिट की है जो मादा को ढूंढने के लिए घूमता है, तो ये इसको छोड़ के जाता ही नहीं बिल्कुल भी, तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है और वो मादा अंडे ही नहीं दे पाती। तो इससे हमारे जो हानिकारक कीट हैं उनकी बढ़ोतरी कम हो जाती है। तो हमारा ये कीट प्रबंधन बहुत कामयाब है, अच्छा है। तो ये इसलिए हमने ये कुदरती तौर पे ये इसी को फिट किया है यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं में गन्ने की फसल के बीच में हमने 4 फसलें और ली। गन्ने के बीच में हमने बैंगन लगा दिया, बैंगन के साथ गोभी लगा दी। तो गोभी जो है वो 3 महीने की फसल है, बैंगन जो है वो 8 महीने की फसल है, गन्ना जो है 1 साल की फसल है। तो गोभी पहले तो किसान गोभी ले लेता है, किसान के पास 3 महीने में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो जो गोभी का वेस्टेज बचता है और जो मिट्टी बचती है वो दूसरी फसलों के काम आ जाती है, वो उनकी खाद बन जाती है, उनको ऊपर से खाद पाने की जरूरत नहीं है। और जब 3 महीने में गोभी खत्म हुई तो बैंगन शुरू हो गया, बैंगन की फसल आ गई, बैंगन के पैसे आने शुरू हो गए। जब बैंगन को खत्म हुआ तो गन्ना आ गया। तो इसलिए हम ये 3-3, 4-4 फसलें इकट्ठी लेते हैं। और एक फसल ये आप देख रहे हो, गन्ने के बीच में हमने मूंग बोया हुआ है, और मूंग की फसल ऐसी है जो हवा में से नाइट्रोजन को फिल्टर करके गन्ने को दे रही है। फल तो देगी, वो नाइट्रोजन भी दे रही है।
और ये ऐसा करने से किसान को अगर एक फसल पे को कुदरती आफत आ जाती है, कीट कोई आ जाता है, फिर भी हमारे पास 2-3 फसलें बच जाती हैं। अगर बाजार में एक फसल का रेट कम है तो दूसरी का तो मिलेगा। इसलिए किसानों को इंटरक्रॉपिंग फसलें जरूर बोनी चाहिए, किसान के लिए बहुत लाभदायक है।